आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पेपर के 10th चैप्टर पर हम विद्यार्थियों डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। विद्यार्थियों, पिछले जो 2 वीडियो में हमने राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा के बारे में बेसिक पृष्ठभूमि जानी, उसकी अर्थ परिभाषा को देखा। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा की जो प्रमुख लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उन पर हमने बात की। आज इस चैप्टर के अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति आधुनिकीकरण के कुछ प्रतिमानों की, और वो प्रतिमान बताए हैं एडवर्ड सिल्स ने। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि कई बार इसको लेकर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, और हम एडवर्ड सिल्स में के द्वारा बताए गए प्रतिमानों के बाद राजनीति आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख अभिकरण हैं, उन पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। और यहाँ विद्यार्थियों मैं जानकारी दे दूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी भी इस श्रृंखला से आप पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं, मतलब आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर कंप्लीट जो हम ये चल रही है श्रृंखला, वो सारे चैप्टर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ आप देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं राजनीति आधुनिकीकरण के प्रतिमानों की। विद्यार्थियों देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजनीति आधुनिकीकरण एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। यहाँ पर अगर हम राजनीति आधुनिकीकरण की प्रतिमान की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो अत्यंत जटिल है, बहुआयामी है, तो कोई एक निश्चित प्रतिमान हम या निश्चित कोई मॉडल हम नहीं बता सकते हैं कि ये है राजनीति आधुनिकीकरण। ठीक है, कोई निश्चित क्रम या प्रतिमान नहीं सेट किया जा सकता है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हमें देखना होगा, क्योंकि उसको लेकर हमने कुछ पॉइंट निर्धारित भी किए। जैसे हमने पिछले वीडियो में लक्षण भी उसके देखे थे, भाई ये होना चाहिए तो राजनीति आधुनिक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हालांकि लेकिन इसका कोई एक मॉडल सेट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन एडवर्ड सिल्स ने इस कठिन काम को करने की कोशिश की। अब कितने सफल हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एडवर्ड सिल्स ने बहुत एक महत्वपूर्ण कोशिश की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, एक उनकी पुस्तक का नाम भी यही है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मतलब राजनीति आधुनिकीकरण। ये पुस्तक विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, या आप अगर यहाँ प्रतिमानों को लेकर कोई प्रश्न आता है, एडवर्ड सिल्स को लेकर प्रश्न आता है, तो आप ज़रूर इस पुस्तक का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एडवर्ड सिल्स ने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, उसमें ये बताया है कि यद्यपि एक प्रतिमान तो निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं कि हाँ ये प्रकार के मॉडल हो सकते हैं किसी भी व्यवस्था के। तो मतलब उन्होंने पूरे अपने समय में, आज की बात नहीं कर रहे हैं, अपने समय में, उस समय जो उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों की स्थितियाँ देखी और वहाँ जो आधुनिकीकरण की प्रोसेस को देखा, तो उसको लेकर उन्होंने अपने इस पुस्तक में 5 मॉडल सेट किए, मतलब 5 प्रतिमान उन्होंने बताए। उन्होंने 5 प्रतिमान कौन से बताएं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, उन्होंने एक कोशिश की है कि किस प्रकार आधुनिक राजनीति आधुनिकीकरण के कुछ निश्चित कुछ जो मॉडल तैयार किए जाएं, जिससे एक ये निर्धारित किया जा सके हाँ इन तरीके से राजनीति आधुनिकीकरण हुआ है, या इन मॉडल्स में ये राजनीति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई है। ठीक है, तो 5 मॉडल का जो उन्होंने जिक्र किया, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विद्यार्थियों, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से ध्यान होने चाहिए। ठीक है,
एडवर्ड सिल्स ने ये अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीति आधुनिकीकरण, उसमें उन्होंने ये 5 प्रतिमान, ये 5 मॉडल सेट किए। ठीक है, तो कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना है। अब ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक को हम संक्षेप में देखते हैं। देखिए, पहला उन्होंने प्रतिमान बताया राजनीतिक लोकतंत्र। मतलब देखिए, यहाँ पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है, वो ये कहते हैं कि राजनीति आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया जो चलती है वो सबसे बेहतर तरीके से तो इसमें चलती है, मतलब पहले मॉडल में, फिर अगले वाले में उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर लास्ट में जो सर्वाधिकारवादी जो वर्गतंत्र है उसमें सबसे कम। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीति आधुनिकीकरण की जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे बढ़िया जो राजनीतिक लोकतंत्र है, ठीक है, वही उन्होंने बताया। तो ये पहला जो मॉडल है, पहला जो प्रतिमान है, वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज़ गति से चलती है और सबसे लास्ट वाले में सबसे धीमी गति से, तो ऊपर से बिल्कुल गति धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये 5 मॉडल में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र की बात की है, उसको उन्होंने उस समय के जो यूरोपीय देश है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे, उन देशों को उस श्रेणी में रखा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रॉपर और वहाँ एक तरह से बहुत तेज़ गति से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चली, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी थी। उस कारण से, उसका रीज़न ये था, ऑलरेडी जनता को पावर थे, इसलिए वहाँ तो सबसे तेज़ गति से राजनीति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। तो पहला मॉडल तो उन्होंने ये बताया। दूसरा अभिभावक लोकतंत्र, ठीक है। अभिभावक लोकतंत्र में मतलब उन्होंने उस समय की जो एक तरह से घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों को शामिल किया। आज हम उनको खैर हम शामिल नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिला के उनका मतलब ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र से तो के प्रोसेस कम है, लेकिन हाँ, अगले जो अन्य जो नीचे के हैं आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, परंपरागत और सर्वाधिकारवादी, उनसे तो खैर बेहतर ही है ये अभिभावक लोकतंत्र। तो दूसरा उन्होंने ये सेट किया। तीसरा आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, तो उससे उन्होंने उन दोनों से घटिया बताई ये व्यवस्था, यहाँ थोड़ा सा और धीमी गति से होता है आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र में। चौथा जो परंपरागत वर्गतंत्र है, ठीक है, ये जो परंपरागत स्रोत सत्ता के होते हैं, जिसमें आपको पता है नेपाल, भूटान जहाँ राजशाही व्यवस्थाएं, उनको उस श्रेणी में रखा, ठीक है। तो वहाँ और सबसे उन्होंने जो निचले स्तर पर रखा सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र, जिसमें उन्होंने उस समय की जो फांसीवाद, नाजीवाद, उन देशों को रखा, ठीक है। तो जहाँ सब या साम्यवादी जो सर्वाधिकारवादी शासन है, ठीक है, उन देशों को रखा है सर्वाधिकारवादी तंत्र। तो सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी गति से चलती है उनके अनुसार, और राजनीतिक लोकतंत्र में सबसे तेज़ गति से चलती है। तो एक संक्षेप में मैंने यहाँ पर चर्चा की, हालांकि बहुत डिटेल से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उतने रेलेवेंट नहीं है। आप कोई बेसिक ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एडवर्ड सिल्स के कम से कम पॉइंट्स ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से प्रतिमान बताए थे। अब विद्यार्थियों, ये प्रतिमान तो आपने देख लिए। अब राजनीति आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख अभिकरण हैं, आइए उनको भी हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, जब हम आधुनिकीकरण की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये अभिकरण की जो बात हो रही है, अभिकरण का मतलब है, मतलब वो स्रोत, वो माध्यम जिन कारण से आधुनिकीकरण की जो प्रोसेस है वो चलती है। तो यहाँ 3 जो पॉइंट दिए हैं, 3 ये प्रमुख अभिकरण आप बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे जो स्रोत, बहुत सारे जो अभिकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं, 3 जो अभिकरण हैं, इनका महत्वपूर्ण एक तरह से ये राजनीति आधुनिकीकरण की प्रोसेस का श्रेय इनको दिया जा सकता है। तो पहला जो अभिकरण बताया गया है वह अभिजन एवं बुद्धिजीवी की भूमिका, दूसरी विचारधारा, और तीसरा सरकार की भूमिका। अब ये 3 अभिकरण हैं, जहाँ जैसे हैं उसी आधार पर उस व्यवस्था में आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग में आई है। मतलब जहाँ ये तीनों बेहतर तरीके से काम किया जाए, तीनों ने ये बेहतर थी, वहाँ तेज़ गति से आधुनिकीकरण हुआ है, और जहाँ ये कहीं निम्न स्तर की थी तो वहाँ निम्न गति से हुआ, धीमी गति से हुआ है आधुनिकीकरण। जैसे पहला उन्होंने बताया कि अभिजनों एवं बुद्धिजीवी की भूमिका। अगर जिस व्यवस्थाओं में जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग, उनके अनुभवों का लाभ उठाया गया है, जो अभिजन वर्ग हैं, उन्होंने आधुनिक मूल्यों को अपनाने का प्रयास किया, या उन्होंने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई है। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका जैसे जो पाश्चात्य देश है, वहाँ ऐसा हुआ है,
ठीक है, जो वैज्ञानिक है, बुद्धिजीवी है, शिक्षक हैं, उनकी जो भूमिका है, उन्होंने अपनी बेहतर भूमिका निभाई है, तो आधुनिकीकरण बेहतर हुआ है। तो एक तो इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यवस्था के राजनीति आधुनिकीकरण की प्रोसेसिंग में। दूसरा, विचारधारा पे डिपेंड करता है कि वहाँ कैसी विचारधारा है उस व्यवस्था में। लोकतांत्रिक विचारधारा है, वहाँ पूंजीवादी विचारधारा है, सर्वाधिकारवादी तानाशाही या एक संकुचित मानसिकता वाली सरकार है, या साम्यवादी विचारधारा। तो अलग अलग विचारधारा वाली, जहाँ लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा है वहाँ आधुनिकीकरण ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, जहाँ पर साम्यवाद सर्वाधिकारवादी विचारधारा है या परंपरागत जो राजतंत्रात्मक विचारधारा है वहाँ आधुनिकीकरण धीमी गति से होता है। तो ये विचारधारा पे एक डिपेंड करता है, एक ये भी अभिकरण है। नेक्स्ट, सरकार की भूमिका। जो सरकार रहती है, किस तरीके की लोकतांत्रिक सरकार है या साम्यवादी सरकार है या परंपरागत राजशाही सरकार है, तो उसकी भूमिका कैसी है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रोसेस है वो उस तरीके से चलती है। तो ये भी एक इसका प्रमुख अभिकरण है। तो ये 3 प्रमुख इसके अभिकरण हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बस आपका ये जो राजनीति आधुनिकीकरण का जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। आशा है आप इस चैप्टर को हमने 3 वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो आसानी से आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो अब वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियोस को साझा करें और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।